हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, फाइनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना रिवाइज्ड सिलेबस जारी कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के कारण से स्कूल के जो वर्किंग डेज हैं उनमें बहुत सारी कटौती हो गई है, वर्किंग डेज कम रह गए हैं। इनको देखते हुए बोर्ड ने रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। लगभग 40% की कटौती सिलेबस में की गई है। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, कौन से चैप्टर में से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, हटाया गया है, और रिवाइज्ड सिलेबस में किस चैप्टर का अब कितना वेटेज रह गया है, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सिलेबस का डिस्कशन करने के बाद आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि ये चीजें हमें पढ़नी है, इस तरह से पढ़नी है। सिलेबस में जो कमी है उसके बाद कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रह गया है, क्या स्थिति है, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को एक एक करके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2021 ये जो सिलेबस रिवाइज किया गया है वो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है केवल, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हटाया गया भाग, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स उसमें से हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, इसको समझना है हमें। बच्चों आप सभी जानते हैं कि 12th क्लास की अपनी जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल 17 चैप्टर हैं। टोटल 17 चैप्टर हैं। तो रिवाइज्ड सिलेबस में अब कितने चैप्टर रह गए हैं, किसकी क्या स्थिति है, उसको देख लेते हैं अपन। तो ये अपना सब्जेक्ट का नाम हो गया। पहले थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसकी बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है वो हम समझेंगे। तो चलिए इस बात को स्टार्ट कर लेते हैं हम, और बिल्कुल चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है उन सारी बातों को अच्छे से अपने को डिस्कस करना है। चलिए चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर अपना है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर अपना कौन सा बच्चों? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अब ठोस अवस्था वाला सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसमें से लास्ट में ये टॉपिक आते हैं ठोसों का विद्युतीय, चुंबकीय और पैरावैद्युत गुण। वो लास्ट वाला पोर्शन हटाया गया है। ठोसों के विद्युतीय गुण, जिसमें विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को कई प्रकार में बांटते हैं कि सुचालक, कुचालक, अर्धचालक कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और डोपिंग की प्रक्रिया, वो सारी बातें हटा दी गई है। इसी प्रकार से चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, लो चुंबकीय होते हैं, वो पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है। और लास्ट में जो पैरावैद्युत गुण है ठोसों के, ये 3 टॉपिक हटाए गए हैं। ये जो पहला अपना चैप्टर है सॉलिड स्टेट वाला, उसके लास्ट में है ये तीनों टॉपिक। आप यूं कर सकते हैं कि चैप्टर जहां खत्म होता है उसके लास्ट में आपको यह टॉपिक मिलेगा, पैरावैद्युत गुण, उससे पहले चुंबकीय गुण, उससे पहले विद्युतीय गुण, तो वो हटा दिया गया है। बाकी जो चैप्टर है ठोसों के विद्युतीय गुण, ये जो हेडिंग है उससे पहले का जितना चैप्टर है वो वैसा का वैसा रखा गया है। कौन सी चीजें रखी गई हैं वो भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये हटाया गया पोर्शन है। तो आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो ये हटाए गए टॉपिकों के बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों देखो चैप्टर नंबर 2 विलेन सॉल्यूशन, जिसको हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है विलेन सॉल्यूशन, इसमें देखो बच्चों क्या क्या हटा दिया गया है। असामान्य आणविक द्रव्यमान, और ये आप कह सकते हैं कि एक कोइंसिडेंस या संयोग की बात है कि मैंने ये जो चैप्टर आपको करवाया था वो असामान्य आणविक द्रव्यमान से जस्ट पहले तक करवाया था। यानी जहां पर हमने इस चैप्टर को छोड़ा था
वहीं तक बोर्ड ने रखा है। जितना हमने पढ़ा था सॉल्यूशन विलियन वाले चैप्टर को, बोर्ड ने सिलेबस में उतना ही रखा है। उस समय जो दो टॉपिक मैंने छोड़े थे, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वॉन हॉफ गुणांक, ये दोनों ही टॉपिक सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट के दोनों टॉपिक हैं, ये भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में लास्ट में आता है वॉन हॉफ गुणांक, और उससे ठीक पहले है असामान्य आणविक द्रव्यमान। ये दोनों टॉपिक सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का। उसमें से आगे जो वैद्युत अपघटन वाला जो पोर्शन है, जिसमें वैद्युत अपघटन क्या है उसकी प्रक्रिया आ जाती है, वैद्युत अपघटन कैसे होता है, वैद्युत अपघटन के जो फैराडे के नियम हैं, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, वो पोर्शन हटा दिया गया है। और जो दोनों ही तरह के सेल हैं बच्चों, एक तो होता है वैद्युत रासायनिक सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दूसरे होते हैं वैद्युत अपघटनी सेल जो बिल्कुल उल्टा करते हैं इसका, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। दोनों ही प्रकार के सेल सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं। और इस विद्युत रासायनिक सेल का जो एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है, जो हम पढ़ते हैं, डैनियल सेल, और सेलों के जो प्रकार हैं प्राथमिक और द्वितीयक, और एक और आता है उसमें फ्यूल सेल, ईंधन सेल। तो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो तो बिल्कुल छोटा सा रह गया। जो मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का, जो सबसे बड़ा भाग है इस चैप्टर का, वो तो यही है। दोनों प्रकार के सेल हटा दिए, वैद्युत अपघटनी सेल हट गया, वैद्युत रासायनिक सेल हट गया, डैनियल सेल, वैद्युत अपघटन के नियम, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया, प्राइमरी सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, ये सारा हट गया। तो बचा क्या है चैप्टर में? बहुत छोटा सा रह गया अब ये चैप्टर। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 4, चौथा चैप्टर अपने है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। उस चैप्टर में बच्चों अभिक्रिया वेग को हटा दिया गया है। अभिक्रिया वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यह टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है, जिसमें सक्रियण ऊर्जा आ जाती है, आरएनएस का सिद्धांत आ जाता है। अभिक्रिया के वेग का जो सिद्धांत है कि अभिक्रिया का वेग कौन कौन से कारकों पे निर्भर करता है, मध्यवर्ती यौगिक, और जो संगत सिद्धांत या जो टक्कर सिद्धांत है, कोलिजन थ्योरी, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं कि वास्तव में अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, वो सारा पोर्शन है वो इस चैप्टर में से रिमूव कर दिया गया है। तो मैं कहूंगा इस चैप्टर का भी काफी सारा हिस्सा हटा दिया गया है। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 5, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, लगभग थ्योरेटिकल बातें हैं इसमें। इसमें से बच्चों जो कैटालिसिस वाला जो पोर्शन है, उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, जिसे उत्प्रेरण कहा जाता है, वो वाला पोर्शन हट गया है। और जो ठोस उत्प्रेरक हैं उनकी विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण, इसकी क्रियाविधि, तो कहने का मतलब उत्प्रेरण वाला जो पूरा पोर्शन है वो उसमें से हटा दिया गया है। और इसके साथ साथ लास्ट में उसमें जो पायस या इमल्सन आते हैं कि पायस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो वाला पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है। तो उत्प्रेरण हट गया, उत्प्रेरण उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक हैं वो, और एक इसमें लास्ट में पायस वाला, इमल्सन वाला जो टॉपिक है वो भी हटा दिया गया। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं हम। तो ये देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में देखें आप, चैप्टर नंबर 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। उसमें धातु कर्म मेटलर्जी के बारे में है कि लोहा, तांबा और जिंक, ये सारी की सारी धातुएं प्रकृति में किस रूप में मिलती हैं, खनिज के बारे में इसमें हम पढ़ते थे। एस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, एस्कों से शुद्ध अवस्था में धातु कैसे प्राप्त की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उस प्रक्रिया को धातु कर्म या मेटलर्जी कहा जाता है। उसमें प्रोसेस पढ़ते हैं पूरा का पूरा। और ये बात देखकर आप बड़े खुश हो रहे हैं कि आगे जो कॉलम में यहां पर लिखा गया है कि पूरा पाठ हटाया गया।
पूरा का पूरा चैप्टर नंबर जो 6 है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा। इस चैप्टर को अपने को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, इसको ऊपर की ओर ले लेते हैं अपन। अब आ जाते हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है आप देख रहे हैं, क्या नाम है चैप्टर का? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है वो अपने केमिस्ट्री में जितने भी 17 चैप्टर हैं उनमें से सबसे लंबा चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर है पी ब्लॉक। इसमें शुरू के जो पी ब्लॉक में आप सभी जानते हो बच्चों की वर्ग 13 से लेकर 18 तक आते हैं। 13 और 14 ये दो वर्ग हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वर्ग संख्या कौन कौन से? 15, 16, 17, 18, ये 4 वर्ग इस चैप्टर में पी ब्लॉक वाले में रखे गए हैं। अब इनमें से कौन से टॉपिक हट गए हैं बच्चों? देखो, वर्ग 15 के जो तत्व इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं, उनमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, उनकी संरचना, उनमें क्या अंतर होता है, वो टॉपिक हटा दिया। फास्फोरस के जो अपरूप होते हैं, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, वो हटा दिए गए। फोस्फीन के बनाने की विधि, इसकी संरचना, फास्फोरस के जो हैलाइड है PCl3, PCl5, वो कैसे बनते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, फास्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल होते हैं, वो पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है। शुरू में जो वर्ग 15 पढ़ेंगे ना, उनमें से जो टॉपिक है उनमें से ये टॉपिक रिमूव कर दिए गए। और वो जो वर्ग 16 है ऑक्सीजन वाला, उसमें सल्फर और इसके अपरूप SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2, उसकी संरचना, गुण, ये सारे हटा दिए गए। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विरचन है H2SO4 बनाने की विधि, जो बहुत महत्वपूर्ण होती थी, कॉन्टेक्ट मेथड, संपर्क विधि, उसको रिमूव कर दिया गया है, उसके गुण भी हटा दिए गए हैं। सल्फर के जो ऑक्सो अम्ल हैं वो भी इसमें से हटा दिया गया है। और इसके बाद वर्ग 17 में यदि हम देखें तो अंतरा हैलोजन यौगिक, दो हैलोजनों की आपस में क्रिया से जो यौगिक बनते हैं वो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं, उनको हटा दिया गया है। हैलोजनों के जो ऑक्सो अम्ल हैं वो भी बच्चों रिमूव कर दिए गए हैं। इसके अलावा वर्ग 18 जो इस चैप्टर में लास्ट में आता है बच्चों, वर्ग 18 में आपको पता ही है उत्कृष्ट गैसें आती हैं, और उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, वो यौगिक बहुत कम बनाती हैं, और उनमें से थोड़े से जो यौगिक बनते हैं वो जिनोन बनाता है, उन यौगिकों को भी हटा दिया गया। तो 18वें वर्ग का तो केवल परिचय रह गया। तो इसमें मेरा यह विचार है कि यह सबसे लेंथी जो चैप्टर था, और उसके जितने भी टफ टॉपिक्स थे या जो उसका मुश्किल पोर्शन था, वो सारा का सारा हटा दिया गया है। केवल इसमें सामान्य सामान्य बातें, इस वर्ग में कौन से तत्व आते हैं, उनके जो सामान्य गुण हैं, केवल उतना ही रखा गया है। तो ये सारी बातें चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड हमने कर ली। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 8, जो अपने केमिस्ट्री की जो बुक है 12th क्लास की, उसमें राजस्थान बोर्ड वाली बुक में सबसे छोटा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8 DMF ब्लॉक, सबसे छोटा चैप्टर है ये। और देखो उसमें भी कटौती की है। अब पहले से वो बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें भी कटौती की गई है। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें डी ब्लॉक वाले तत्वों को तो रख लिया, और एफ ब्लॉक वाले जो तत्व हैं उनकी क्रियाशीलता, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड की तुलना, और वो सारा पोर्शन हटा दिया। तो दो इसके पार्ट थे, दो पोर्शन थे। पहले पोर्शन में डी ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणियां हम पढ़ते हैं, उनके सामान्य गुणों की हम बात करते हैं। वो डी ब्लॉक वाला पोर्शन तो इसमें रख लिया गया है, और एफ ब्लॉक वाला जो है वो पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है। तो पहले से बहुत छोटा चैप्टर था, और उसमें से एफ ब्लॉक को हटाकर बिल्कुल उसको छुटकू सा बना दिया गया एकदम। खैर अच्छी बात है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में बच्चों इसमें हम पढ़ते हैं। और इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। उपसह संयोजक यौगिकों में जो समावयवता होती है वो हटा दी गई है। इनका गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में
उपसय संयोजक यौगिकों का महत्व ये हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा मेजर परिवर्तन नहीं है, ये लगभग है, क्योंकि ये गुणात्मक विश्लेषण जैविक निकायों में इनका महत्व ये तो बहुत छोटा सा है, लास्ट का जो बहुत छोटा सा है। हाँ, ये कह सकते हो एक टॉपिक आप समावयवता वाला, ये ठीक ठाक है। तो ये 2 टॉपिक इसमें से डिलीट किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें मेजर चेंज तो जो बॉन्डिंग के जो 2 थ्योरी हैं उसमें वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा उसमें होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी, वो दोनों हैं। तो ये चैप्टर तो लगभग अपनी जगह बना हुआ है, कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं है। चलो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक पोर्शन की ओर आ जाते हैं हम। ऑर्गेनिक पोर्शन में यहां से स्टार्ट होता है ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, अपना पहला पोर्शन है बच्चों। और हैलोजन डेरिवेटिव्स मैंने आपको पढ़ाया है, हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखो अपना जो सिलेबस है उसमें मोनो हेलो व्युत्पन्न भी थे, डाई हेलो व्युत्पन्न भी थे और ट्राई हेलो व्युत्पन्न भी इसमें अपने सिलेबस में हैं। तो इसने ट्राई हेलो वाले जो हैं, जैसे ट्राई क्लोरोमेथेन जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म, फ्रीओन, डीडीटी, बीएचसी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये वाला पोर्शन लास्ट का जो पोर्शन है, लास्ट में ये आते हैं इसमें फ्रेओन, डीडीटी, बीएचसी के उपयोग और पर्यावरण पर उनका क्या असर पड़ता है, ये हटाया है। और ये जो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है जिसमें क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाए, उसके रासायनिक भौतिक गुण क्या होते हैं, आयोडोफॉर्म को कैसे बनाया जाए, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये वाला पोर्शन इसमें हटाया गया है। तो इससे ये चैप्टर कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। इस चैप्टर में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो बढ़िया टॉपिक हैं, वो सारे सिलेबस में रखे गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN1, SN2, जो मेजर पोर्शन है उसका इंटरेस्टिंग पोर्शन है, वो सारा रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। 11वां चैप्टर बच्चों है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिनके क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन होती है। आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर अपन पूरा पढ़ चुके हैं, यूट्यूब के माध्यम से पूरा पढ़ चुके हैं ये चैप्टर हम। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, वो वाला चैप्टर है ये। एल्कोहल जो हमने पढ़ा था उसमें से बच्चों एल्कोहल में देखो उपयोग हटाए गए हैं इसके, मेथेनॉल, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, इसका एक चैप्टर था, इसका एक लेसन था अपना। उस लेसन में एग्जैक्ट लगभग यही चीजें आई थी कि एल्कोहल जो है उनका उपयोग क्या होता है, मेथेनॉल, एथेनॉल का औद्योगिक स्तर पर कैसे उत्पादन किया जाता है, मेथेनॉल का किया था, एथेनॉल में किण्वन विधि वगैरह हमने पढ़ी थी, औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका वो वाला पोर्शन केवल हटाया गया, छोटा सा पोर्शन हटाया है इसमें से। लगभग जो इस चैप्टर का पोर्शन है वो सिलेबस में यथावत रखा गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो उसमें से थोड़ा सा कट लगाया गया है बस, बाकी मोटे तौर पर ये चैप्टर आप कह सकते हैं कि एज यूजुअल रखा गया है। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इस लिस्ट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब खतरा, यानी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ये चैप्टर जैसा है वैसा का वैसा रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर भी हम YouTube के माध्यम से पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर है ये, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से कुछ भी हटाना पॉसिबल नहीं था। तो बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप लेते हुए चैप्टर नंबर 12 है उसको एज यूजुअल रखा है, नो चेंज। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की ओर।
13वां चैप्टर है, उसमें हम ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें नाइट्रोजन होती है, जैसे 1 डिग्री एमीन NH2 होता है, N नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया गया है इसको चैप्टर को जो ज्यादा लेंदी बनाने वाली जो चीजें थी, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाने की विधि, उनके भौतिक रासायनिक गुण, उनको हटा दिया गया है। डाइएजोनियम जो साल्ट है, विरचन अभिक्रियाएं संश्लेषण रसायन में इसका क्या महत्व है, उस पोर्शन को इसमें से हटा दिया गया है। तो कुल मिला के इसमें जो एमीन वाला पोर्शन है, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, उसको उसमें रखा गया है, और डाइएजोनियम साल्ट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड को हटा दिया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा मूव है। चैप्टर नंबर 14 में देखें बच्चों, अब खुश हो गए आप लोग बिल्कुल, है ना। टॉपिक्स पे नजर न रह के आपकी सीधी नजर यहां आ गई। बायोमोलेक्यूल्स, इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, हार्मोन्स, विटामिन्स, इनकी स्ट्रक्चर, इनके महत्व, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते थे, जिसमें सारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाती हैं, हार्मोन्स के बारे में है, विटामिन्स के बारे में है, और ये सारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, उनकी स्ट्रक्चर, क्या फर्क होता है, किसका क्या काम होता है, ये सारी चीजें इसमें थी। बायो से रिलेटेड चैप्टर है ये, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आप इसको कह सकते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर को बोर्ड ने सिलेबस में से हटा दिया है। तो आपको जो चैप्टर पूरे हटा दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे, है ना। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 15 की बात कर लें बच्चों। चलिए 15 भी आपको उतनी ही खुशी देगा जितनी खुशी आपको चैप्टर नंबर 14 ने दी है, क्योंकि इसमें भी आपने आगे जो टिप्पणी है उसको देख लिया, मुझे पूरा पता है। इसमें भी आपने देख लिया, पूरा पार्ट हटाया गया। बहुलक वाला जो चैप्टर था, पॉलीमर, जिसमें पॉलीमर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनकी क्रियाविधि होती है, महत्वपूर्ण जो पॉलीमर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, उनके उपयोग क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये सारा का सारा जो चैप्टर है पॉलीमर्स का, वो पूरा सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। अब इसके बाद बच्चों आता है अपना चैप्टर नंबर 16, स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कंसेप्ट वाला चैप्टर है ये। इस चैप्टर में बच्चों जो लास्ट में जो कंफर्मेशन वाला जो पोर्शन है, संरूपण समावयवता, वो वाला जिसमें सोहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, इनके बारे में हम पढ़ते थे, वो पोर्शन हटा दिया उसमें। वलय तंत्र में संरूपण, तो लास्ट का जो उसमें शुरू में जो समावयवता, प्रकाशिक समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता है, ये सारी की सारी रखी गई है। सबसे अच्छा महत्वपूर्ण पोर्शन है उसका, वो रखा गया है। और लास्ट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण होने वाली जो संरूपण समावयवता है, लास्ट वाला पोर्शन, वो पोर्शन इसमें से हटाया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप बोर्ड के द्वारा लिया गया है। चलो इसके बाद आगे बढ़ जाए हम। ये लीजिए साहब अपना चैप्टर नंबर 17, जो अपनी टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। और ये आपने देख लिया, फिर से देख लिया आपने, है इतनी खुशी, पूरा पाठ हटा दिया गया है। तो इसमें दैनिक जीवन में रसायन में जो औषधियां होती हैं, वो कौन कौन से रसायनों से बनी होती हैं, किन का क्या महत्व होता है, डाइज रंजक के बारे में था, खाद्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट, और जो कीट प्रतिकर्षी, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ा करते थे। लेकिन इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर को भी कंप्लीट हटा दिया गया है। अब लास्ट में देखो, कंक्लूजन के तौर पे बच्चों देखें तो 4 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे रिमूव कर दिए गए। अपनी टेक्स्ट बुक में टोटल 17 चैप्टर हैं, उनमें से जो 4 चैप्टर हैं उनको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। और जो शेष
17 में से 4 चैप्टर पूरे हटा दिए, जो 13 चैप्टर पीछे बचे हैं उनमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को हटाया गया। और मोस्टली ट्रेंड ये रहा है कि उस चैप्टर का जो लास्ट में जाते जो टॉपिक्स थे उनको सिलेबस में से डिलीट किया गया है। अब इस पूरी सिलेबस में जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में मैं अगर अपनी टिप्पणी करूं तो मैं समझता हूं कि अपने विषय में यानी केमिस्ट्री में ये जो सिलेबस रिवाइज किया गया ये बहुत अच्छे तरीके से किया है। जो बेसिक चीजें थी या मैं कहूं कि जो कंसेप्ट वाली बातें हैं वो सारी की सारी सिलेबस में रखी गई हैं। और जो उन पे आधारित जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था, जो ज्यादातर उस पे डिपेंडेंट जो थ्योरेटिकल पार्ट था, उसको हटाया गया है। तो ये बहुत अच्छा मूव है कि चलिए टॉपिक्स हटने से जो नुकसान हुआ है वो तो है ही है, लेकिन प्रयास किया गया है कि कम से कम नुकसान हो। सब्जेक्ट के जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ते हुए सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से बच्चे लर्न कर सकें, इसका इसमें पूरा प्रयास बच्चों किया गया है। तो ये जो हमने आज सिलेबस के बारे में बात की है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, मैं समझता हूं कि सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं और आपका जोश भी अब बढ़ गया होगा कि अरे इतने सारे चैप्टर हट गए, इतने सारे टॉपिक्स हट गए, अब तो थोड़ा सा रहा है, उसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर ही लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जोश डबल हो गया आपका बिल्कुल। चलिए, हटाए गए जो टॉपिक्स हैं उनकी बात हो गई। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन में से क्या हटाया, वो बात तो हो गई। अब जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है उसमें से क्या हटाया है, तो प्रैक्टिकल के पोर्शन में देखो बच्चों, पहला प्रैक्टिकल तो अपना टाइट्रेशन का होता है, तो उसमें टाइट्रेशन सिलेबस में है ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें ये वाला चेंज है कि अकार्बनिक लवणों का जो मिश्रण होता है उसमें कई जो अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं, बहुत सारे अम्लीय मूलक, उसमें से ये वाला ऑक्जेलेट और फॉस्फेट ये 2 हटाए गए हैं। और ऑर्गेनिक जो पोर्शन है उसमें से जो सिंथेसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें एसिटिनिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड और आयोडोफॉर्म की जो सिंथेसिस है वो हटाई गई है। और कंटेंट बेस्ड जो प्रैक्टिकल है उनमें से सोल, बनाना, टिंडल, पॉइसीकण और वैद्युत कण संचलन, अभिक्रिया की जो दर है उस पर सांद्रता का प्रभाव और ताप का प्रभाव, ये टॉपिक हटाए गए हैं। ये प्रैक्टिकल वाली बात फिलहाल आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगी, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपके ये बात समझ में आएगी कि कौन सा पोर्शन किस तरह से हटाया गया है। अब देखिए, हटाने के बाद क्या सिलेबस रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसमें टॉपिक्स पे तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, टॉपिक्स तो अपनी जो बुक में जो हटाए गए उनको आप चिन्हित कर लेंगे, तो जो बच गए टॉपिक वो अपने आप ही रह गए। अब इसमें से खाली थोड़ी सी हम बात करेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रह गया, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो बच्चों, ये तो आपको पहले से ध्यान में है कि जो थ्योरेटिकल एग्जाम होती है बोर्ड की, आप सबको पता ही है कि उस एग्जाम में जो पूरा पेपर है वो 56 नंबर का होता ही है, आपको पता है। टाइम उसके लिए 3.25 घंटे का है और वेटेज उसका पूरा 56 नंबर का होता है। अब जो व्यवस्था चल रही है, जैसे केमिस्ट्री का पूरा जो वेटेज है वो 100 नंबर का होता है केमिस्ट्री का, उसमें से 56 नंबर का बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। 14 नंबर स्कूल से आपके सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं और 30 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। इस तरह से ये पूरा 100 नंबर का होता है। 14 नंबर सत्रांक और 56 नंबर का थ्योरेटिकल हो गया और 30 का आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो हो गए 100 नंबर। ये तो पहले से आपको ध्यान में है ही। अब जो मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं बच्चों कि जो सिलेबस में टॉपिक्स हटाए गए उसके बाद जो टॉपिक्स रह गए, अब चैप्टर वाइज, क्योंकि 4 चैप्टर तो पूरे ही हट गए, तो अब जो चैप्टर बचे हैं उनमें से किस चैप्टर का कितना वेटेज है उसको क्विकली और देख लेते हैं और अपनी बात पूरी हो जाएगी। चलिए, अब पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था वाला, उसमें अपन ने डिस्कस पहले ही कर लिया था कि लास्ट में जो विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, पैराविद्युत गुण वो हट गए हैं और इसके बाद ये सामने जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं ये रह गए। ठीक है, और अब रिवाइज सिलेबस में ये जो चैप्टर है वो 4 नंबर का हो गया है। कितने नंबर का? 4 नंबर, यानी 4 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से अपने बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 2 नंबर जो चैप्टर है विलियन वाला, वो बच्चों ये भी 4 नंबर का हो गया है सॉल्यूशन वाला चैप्टर, क्योंकि 4 चैप्टर हट गए कुछ, तो इस वजह से जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें से वेटेज कुछ बढ़ गया है।
तीसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है उसका वेटेज 5 नंबर का हो गया है। चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स वाला, अब ये छोटा ही चैप्टर बचा है लेकिन फिर भी इसका वेटेज 5 अंक का है। 5 अंक के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद, और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री वाले की बात कर लेते हैं बच्चों। अब हम तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का वेटेज भी बच्चों 5 नंबर का हो गया है। पी ब्लॉक जो कट लगाने के बाद बहुत ही छोटा बचा है उसका भी वेटेज 5 नंबर का रह गया है। तो मजे हो गए आप लोगों के, तो बल्ले बल्ले एकदम चैप्टर थोड़े छोटे छोटे रह गए और वेटेज बढ़ गया उनका। अब आप इसका कितना बेनिफिट ले सकते हो ये देखो, आप लोगों की मेहनत पे बच्चों डिपेंड करेगा। बहुत अच्छा मौका है आपके पास। डी और ए ब्लॉक वाला जो चैप्टर है पहले से मैंने बताया बहुत छोटा चैप्टर था और छोटा कर दिया है इसको, तो इसमें इसका वेटेज भी देखो 4 नंबर का। पूरी 4 टॉपिक बचे हैं इसमें और 4 नंबर का चैप्टर रह गया ये। बताओ आप। 9वां चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका वेटेज 4 नंबर का। तो इसमें इसकी दोनों चैप्टर्स को कंपेयर करें तो इसमें बहुत कम मैटर है इसकी तुलना में, लेकिन फिर भी वेटेज 4 नंबर का है। ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखिए 5 नंबर का चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया चैप्टर। 11वां जो चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला वो भी 5 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम पढ़ चुके हैं, 4 नंबर का है ये। और जो 13वां जिसमें इसमें अपन ने पहले चर्चा कर ली थी कि भाई ये एल्डिहाइड कीटोन वाला है वो ऐसा कैसा रखा गया है। और नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाला जो पोर्शन है चैप्टर है वो 3 नंबर का रहेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है बच्चों वो अब रह गया है 3 नंबर का। 3 नंबर का ये हो गया सारा का सारा। ठीक है, तो थ्योरी में जितने चैप्टर बचे हैं उनमें से किस चैप्टर की क्या स्थिति है सारी हम बात कर चुके हैं। अब फटाफट प्रैक्टिकल का देख लेते हैं। प्रैक्टिकल का जब प्रैक्टिकल्स में आप आएंगे तो फिर से बताए जाएंगे। टाइट्रेशन अपने 11 नंबर की होती है बच्चों, और जो धनायन और ऋणायन वाला जो होता है गुणात्मक विश्लेषण, 2 धनायनों 2 ऋणायनों का विश्लेषण, ये 8 नंबर का होता है। और क्रियात्मक समूह की पहचान 4 नंबर का, और विषय वस्तु पर आधारित 3 नंबर का। 2 नंबर का आपकी जो फाइल तैयार करते हैं वर्ष सत्र पर्यंत जो आप काम करते हैं उसके होते हैं। और 2 नंबर एग्जाम में आपको जो वाइवा वॉइस यानी जो मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं। तो इनमें कोई चेंज नहीं है, चेंज केवल इतना ही है कि जैसे साल्ट वाला है तो उसमें से कुछ आयन आपके रिड्यूस कर दिए गए, बाकी जो क्वेश्चन जितने नंबर का था वो क्वेश्चन उतने नंबर का ही है, और पूरा वेटेज इसका 30 नंबर का ही है। तो मैं समझता हूं कि आज रिवाइज्ड सिलेबस पर जो ये हमने बात की है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको अपनी तैयारी की जो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी, और इसको पूरा अच्छी तरह से समझें। कोई भी इसमें आपको दिक्कत आती है, कोई भी आपको बात समझ में नहीं आती है, कोई कंफ्यूजन वाली अगर चीज रहती है इसमें तो आप मुझसे पूछें। इसी प्रकार से रेगुलर पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।